चलिए आपको दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में चलते, जहां प्रधानमंत्री मोदी मैं भी चौकीदार अभियान के लिए मंचन कर रहे हैं। वहां अब भविष्य में दुनिया में वो ताकत जरूरी बन गई है कि कोई अगर मान लीजिए अपनी ताकत से हमारा एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट गिरा दे तो हमारा तो देश ठप हो जाएगा। हमारे विमान नहीं उड़ेंगे, हमारी ट्रेन नहीं चलेगी, हमारा मोबाइल नहीं चलेगा, सब बंद हो सकता है। इतनी ताकत है। अब मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान ने इस चीज के लिए इंतजार करना चाहिए? हमारे साइंटिस्टों को भरोसा है, ज्ञान है, तो किसी ने हिम्मत करके निर्णय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने किया। दूसरी बात है, एक बुद्धिमान नेता कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी सीक्रेट चीज है, हमारे पास थी लेकिन हमने सीक्रेट रखा था। आपके गले उतरता है बात? गले उतरता है। दूसरी बात है, जब अमेरिका ने डंके की चोट पर किया, चीन ने डंके की चोट पर किया, रशिया ने डंके की चोट पर किया, तो हमने गुपचुप करने की क्या जरूरत है? अच्छा, इनको साबुत का उपयोग करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को साबु का उपयोग करना चाहिए। सामू यानी सामान्य बुद्धि। आज विश्व में अंतरिक्ष में आप कुछ भी करें, दुनिया इसको रिकॉर्ड कर सकती है, दुनिया उसको आसानी से देख सकती है। उसके लिए कोई स्पाईगिरी करने की जरूरत नहीं, वो नेचुरल प्रक्रिया है। क्या ये छुपा रहने वाला था क्या? अच्छा, आप टेस्ट न करो और कहते रहो मेरे में ताकत है, तो पता कैसे चलेगा भाई? टेस्ट करना ही पड़ता है। अगर यही सच है तो हमने पोखरण 1, पोखरण 2 क्यों किया? करने के तुरंत बाद दुनिया को क्यों बताया? दुनिया को आपकी शक्ति का परिचय होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने ये किसी दुश्मन देश के लिए बनाया नहीं है, ये हमने हमारी रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित किया और हम आगे भी करेंगे। और इसलिए ये शक्ति मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। लेकिन चूंकि मोदी प्रधानमंत्री है, इसके कालखंड में हो रहा है, तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। क्या करे भाई, इसका क्या उपाय? तो ये मुसीबत उनको मुबारक। अगला सवाल हम लेंगे आगरा, उत्तर प्रदेश से। इस कार्यक्रम में वहां हमारे साथ मौजूद हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। हम कनेक्टेड हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, उत्तर प्रदेश को नमस्कार, जल्दी सवाल पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम राजेश वाल्मीकि है। मैं आगरा नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं। हेलो, हाँ बोलिए वाल्मीकि जी, बोलिए। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार, मैंने सुना आप आगरा से हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं। वाल्मीकि आपका नाम है, बताइए। सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस रोजाना नए झूठ बोलती है, रोजाना नए झूठ बोलती है, एक झूठ 100 बार बोलती है। और पिछले 5 सालों में
झूठ ही बोला है। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि उनका झूठ और भ्रम बोलने का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। इसको हम कैसे एक्सपोर्ट करें? आपकी बात सही है धन्यवाद प्रधानमंत्री। कि इनका झूठ बोलने वालों को इकोसिस्टम की इतनी मदद मिलती है कि उनका झूठ बार बार गूंजता रहता है। लेकिन उनके झूठ को समझने जैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस का झूठ बड़ा सीजनल होता है। जैसे पतंग की सीजन आती है, पटाखे की सीजन आती है, उसी प्रकार से उनका सीजनल है। सीजन के हिसाब से वो झूठ प्रोडक्ट करते हैं, फिर मैदान में छोड़ते हैं और इनका इकोसिस्टम इसको उठाता है। ये बड़ा आपने देखा होगा कि जब यहां दिल्ली में चुनाव चल रहा था तब उन्होंने एक झूठ चला दिया। झूठ क्या था? चर्च पे हमले हो रहे हैं, चर्च पे हो रहे, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव समाप्त हो गए इंटॉलरेंस भी समाप्त हो गया। इनका झूठा सही है। बिहार में चुनाव चल रहा था तो उन्होंने झूठ निकाला, मोदी आया है, अब संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण ले लेगा, आरक्षण जाने वाला है। ये झूठ चलाया उन्होंने। बिहार का चुनाव तब तक झूठ चलाया, बस वही, कोई मुद्दा नहीं हुआ। और उनके जो इकोसिस्टम है वो भी जा करके लोगों को यही पूछने लग गए, कैसे भी करके खींचते रहते थे। पहली बार देश में आरक्षण हटाने की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा सम्मान किया हो तो हमारी सरकार ने किया। संविधान के द्वारा ओबीसी को कमीशन बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमें पार्लियामेंट में बिल लाए। 2-2, 3-3 सत्र तक उसको लटकाए रखा उन्होंने, लेकिन झूठ बोलते रहे। अभी पार्लियामेंट में हमें कानून लाए, संविधान में परिवर्तन किया, सामान्य वर्ग के 10%, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण, और किसी का छीने बिना, समाज में कोई तनाव पैदा हुए बिना, न किसी के पुतले जले, न आग लगी, कुछ नहीं, प्रेम से, समझौते से कर लिया हमने। और देश के सामान्य वर्ग के गरीब जो सालों से मांग कर रहे थे उनको मान सम्मान करने का हमने काम कर दिया। लेकिन उन्होंने चलाया कि देखिए आरक्षण ले लेगा, आरक्षण ले लेगा। उसके बाद उन्होंने एक अवार्ड वापसी गैंग आई, कोई घटना हो गया है, अवार्ड वापसी गैंग मैदान में आ जाती है। मैंने सरकार में पूछा यार क्या क्या वापिस आया, जरा बताओ तो। अखबार में आता है, मैंने तो कहीं देखा नहीं। न उनको रुपये मिले हैं अवार्ड के साथ, वो भी वापिस नहीं आए। लेकिन ये अवार्ड वापसी गैंग, और जैसे ही कोई चुनाव या घटना पूरी हो गई वो अवार्ड वापसी गैंग फिर घर में जाके सो जाती है। यानी आपने देखा होगा हर बार उनके झूठ की उम्र भी ज्यादा नहीं है, उनके झूठ की उम्र ज्यादा नहीं है। कुछ झूठ तो ऐसे है कि बाल मृत्यु हो जाता है, लेकिन खींच करके उसको लंबा कर रहे हैं। इस झूठ का जवाब आसान है, बहुत आसान है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सच बताते चलो। आप सच बताते चलिए, सच की ताकत इतनी होती है कि उनका झूठ कभी नहीं टिक पाएगा। और सामान्य मानवी को समझाना चाहिए कि कितना झूठ बोलते हैं। अब उनके सिर्फ जो झूठ बोलता है उसके लिए पहली शर्त होती है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होना चाहिए। वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। तो झूठ बोलने के लिए भी कोई उनको पकड़ा देता है, जो उनकी फैक्ट्री है झूठ प्रोडक्ट करने वाली, वो पकड़ा देती कि इस बार इस झूठ को चलाइए, लेकिन मेमोरी का गड़बड़ होने के कारण ये फिर पकड़े जाते हैं। वरना
अगर उनकी बातों में सच्चाई होती तो बार बार थोड़ा आंकड़े बदलने पड़ते भाई। ये बार बार बदलना पड़ता है, उसका मात्र कारण ही है कि उनके भीतर इतना झूठ पड़ा हुआ है कि वो झूठ अभिव्यक्त हुए बिना रहता नहीं है। और इसलिए सत्य के सहारे जीना है, सत्य के सहारे चलना है, जहां जाए वहां सत्य बोलना है। सत्य बोलने के लिए कोई याद भी नहीं रखना पड़ता है, जो दिल में हो निकलता है। आप वाल्मीकि जी हिम्मत के साथ सच बोलते चले जाइए, विजय आपकी निश्चित है। मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूं। अगला सवाल आप लेंगे नालंदा बिहार से। इस कार्यक्रम में वहां हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सुशील कुमार मोदी जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, हम कनेक्टेड हैं, आप उनका सवाल पूछ सकते हैं। वंदे भारत माता की, भारत माता की। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, शास्त्र शस्त्र और ज्ञान की धरती नालंदा से सादर प्रणाम आपको। नालंदा लोकसभा क्षेत्र 29 की समस्त जनता आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने ये अभियान मैं भी चौकीदार हूं चलाया था, तो हमें लगा कि ये केवल चौकीदार भाइयों के लिए है, लेकिन बहुत कम समय में हम जैसे डॉक्टर समेत कई सेक्टर्स के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट, सभी समस्त मजदूर, व्यवसायी, किसान, सभी लोग जिस तीव्र गति से इससे जुड़े और अपने आप को इसमें सहर्ष स्वीकार करते हैं, मैं आपको इसके लिए सहृदय धन्यवाद कहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा 2 छोटा सवाल है आपसे। पहला, माननीय चौकीदार महोदय, 6 दशक तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेसियों को इस चौकीदार सबसे चिढ़ क्यों है? दूसरा सवाल, इन विपक्षियों को आपकी चौकीदारी नापसंद क्यों है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में अगर एक बड़ा मजबूत पुलिस वाला ड्यूटी पे आता है, दम वाला, दौड़ने वाला, मेहनत करने वाला, तो नागरिकों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप बताइए, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन वहां जो गोरख धंधे करते होंगे उनका क्या होता होगा? वो सबसे पहले उस पुलिस वाले की ट्रांसफर चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? वे कहीं और चला जाए। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को ये मानकर के बैठे हैं कि ये देश, ये सरकार, ये राजघराना, ये इनकी पैतृक संपत्ति है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को मिलना चाहिए। और एक चाय वाला आकर के बैठ गया, ये पचा नहीं पा रहे हैं। पहले दिन से ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये संभव है। आप देखिए, हिंदुस्तान में इतने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनका गोत्र कांग्रेस का नहीं है। बाकी सबके सब प्रधानमंत्री भले किसी भी दल से बने हो, लेकिन उनका गोत्र कांग्रेस का था। अब पहली बार जब दूसरे गोत्र के व्यक्ति आए हैं तो उनका चाल क्या होगी, उनके तरीके क्या होगी, उनको पता ही नहीं चल रहा है कैसे करें। बाकी तो उनके जाने पहचाने चेहरे थे तो अपना रास्ता खोल देते थे। अब एक मोदी एक ऐसी परंपरा से आया है कि जहां उनके लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है, आप मुझे बताइए, क्या देश में लूट चलने देनी चाहिए? आप हैरान होंगे, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं
वहां हमने थोड़ी मदद ली सबकी, उन्होंने हमारी मदद भी की। जो हमारे साथ नहीं है वो तो आज भी मदद नहीं कर रहे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट है। करीब 8 करोड़ नाम हमने ऐसे निकाले हैं, बिल्कुल फर्जी नाम। 8 करोड़ लोग जिनका जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन सरकारी दफ्तर में वो बड़े बन गए। बेटी पैदा नहीं हुई, बड़ी बन गई, शादी हो गई, विडो हो गई, विडो पेंशन जाना शुरू हो गया। मैं समझा पा रहा हूं आपको? बच्चा पैदा नहीं हुआ, स्कूल में दाखिल हो गए, स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया। बच्चा पैदा नहीं हुआ, मध्याह्न भोजन का खर्चा लगने लग गया। 8 करोड़ लोग अभी तक तो मेरे हाथ में आए हैं, और करीब 1 करोड़ 1,15 लाख ये आदान में रकम चोरी होती थी। अब 1 लाख करोड़ रुपया करीब इसी में चोरी हो रहा। जब मैं आधार लाया तो ये पैसे बच गए। अब ये जिनके पास, किसी न किसी के पास तो जाते होंगे 1 लाख करोड़ रुपया, जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? अब मुझे बताइए कि मोदी के एक नियम के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, आधार, बैंक अकाउंट, 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम अगर बच गई तो देश का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? जिनके नाम से जा रही थी वो तो था नहीं, तो किसी बिचौलिए के जेब में जाती होगी कि नहीं जाती होगी? जाती होगी नहीं जाती होगी? तो हमारी योजना है डीबीटी, उनकी योजना भी थी डीबीटी। हमारी योजना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनकी योजना थी डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। अब मुझे बताइए, जो बिचौलियों के जेब में हर वर्ष लाख करोड़ रुपया जाता होगा, वो मोदी ने बंद कर दिया, तो वो मोदी करेगा क्या? वो मोदी जिंदाबाद बोलेगा क्या? वो उसको मोदी से गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नाराजगी करेगा कि नहीं करेगा? अब ये नाराजगी से मुझे डरना चाहिए कि आप जैसे अच्छे नागरिकों के लिए काम करना चाहिए? तो मैं ये कर रहा हूं। मुझे वाहवाही की चिंता नहीं है, मेरे देश की वाहवाही हो जाए। और पहले जो बेंगलुरु के भाई ने पूछा था कि देश हमारा कैसे डेवलप कंट्री माना जाएगा, यही कदम है, यही रुपये पैसे हैं, डेवलप बन जाएगा। मैं भी चौकीदार नाम के इस कार्यक्रम में सीधा संवाद कर रहे हैं आप सबके साथ प्रधान चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला सवाल आ रहा है केंद्रपाड़ा, ओडिशा से। जी हाँ, वी आर कनेक्टेड। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ पूछिए भैया। जगन्नाथ जी का पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम स्वागत करता है। भारतवर्ष का महान चौकीदार आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र भाई मोदी जी को मेरा प्रणाम। मैं पवित्र परिडा, एक किसान होने के नाते मैं एक मछुआरा हूं, तो ये जो चुनाव का गर्माहट पर हम सब चौकीदार आपका साथ है, और हम सब चौकीदार के आपको क्या उम्मीद है? हम उम्मीद करते हैं कि और एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, वंदे वंदे, जय जगन्नाथ, वंदे। जय जगन्नाथ। देखिए, आपने कहा है कि चुनाव में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इतनी बड़ी तादाद में आए, इतने उत्साह से भरे हुए हैं,
और वो भी उड़ीसा जैसा राज्य, जहां भारतीय जनता पार्टी को लोग ताकतवर नहीं मानते थे, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं उड़ीसा हिंदुस्तान को सरप्राइज कर देगा। ये दूसरा त्रिपुरा बन जाएगा। इस बार उड़ीसा दूसरा त्रिपुरा बन जाएगा। मैं वहां जाके आया हूं पिछले दिनों, क्या लोगों का उत्साह उमंग है। देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनका संपर्क कीजिए आप, जिनको जीवन में पहली बार वोट देने का मौका मिला है। हमारे देश में बच्चा जब स्कूल जाता है पहली बार, तो आपने देखा वो घर के अंदर एक फेस्टिवल होता है, बड़ा उत्सव होता है। टीका लगाएंगे, माला पहनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, सब लोग उसको लेकर के स्कूल जाएं। गांव के अंदर भी, गरीब परिवार में भी, जैसे स्कूल जाना एक फेस्टिवल होता है, हमें हमारे देश में जो पहली बार मतदाता बनता है, फेस्टिवल करना चाहिए। उमंग, उत्साह उसका, क्योंकि वो देश का एक निर्णायक नागरिक बन रहा है, देश के निर्णयों में भागीदार बन रहा है। पहली बार मतदाता बनना यानी जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, एक बहुत बड़ी ताकत प्राप्त हुई है, ये उसको अनुभव कराना चाहिए। अगर मेरे सागे चौकीदार देश में फर्स्ट टाइम वोटर की प्रतिशत, किसको वोट दे वो उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि देश के फर्स्ट टाइम वोटर का मान सम्मान प्रतिष्ठा बननी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैं उम्र के उस पड़ाव में पहुंचा हूं जहां मैं अब हिंदुस्तान के निर्णय करने का हकदार बन गया हूं। यह काम हम अवश्य करें। और दूसरा, एक तरफ जूट की फैक्ट्री चली है, रोज नए नए जूट प्रोडक्ट होते हैं, सत्य पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कीजिए। अब सत्य की जानकारी पानी है तो आप नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कर दीजिए, उसमें आपको तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध होती है। उस तथ्यात्मक जानकारी को आगे पहुंचाइए। आप देखिए, इस चुनाव के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन में आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तंदुरुस्त माहौल बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस काम को आप करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ उड़ीसा वासियों को जय जगन्नाथ। जी हाँ, आज आप सब यहाँ शामिल हैं जो मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का आप सब हिस्सा बने हुए हैं। हमें घर में भी आप सब देख रहे हैं, आप सब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचे हैं। आखिरी सवाल का समय आ गया है और आखिरी सवाल आएगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से। अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद। मेरा नाम कीपा मीत है। जय हिंद। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। सर, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और इन चुनाव में फर्स्ट टाइम वोट डालने वाली हूँ। तो आपको मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके अगले 5 वर्षों के लिए एजेंडा क्या है आपका, और मैं भाजपा को वोट क्यों दूं? अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, वहां देशभक्ति इतनी लबालब भरी हुई है कि आप वहां के नागरिकों को मिलेंगे तो आपको वो ग्रीट करते हैं जय हिंद से। जय हिंद बोल करके आपका जैसे हम नमस्ते बोलते हैं या राम राम बोलते हैं, वो जय हिंद बोलते हैं। ऐसी देशभक्ति से भरा हुआ एक प्रदेश है, और आप वहां जाएंगे तो प्रकृति तो है ही है, लेकिन वहां के लोग भी इतने प्राणवान हैं। और मुझे खुशी है, मैं कल ही अरुणाचल प्रदेश में था और आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से भी अरुणाचल प्रदेश से बात करने का मौका मिला है। आपने पूछा क्या फर्स्ट टाइम वोटर है, और साथ में ये भी पूछ लिया कि 5 साल क्या करोगे तब मैं वोट करूं। तो एक तो आपकी जागरूकता के लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। सबसे पहली बात है कि हम झूठे वादों से बचने का पूरा प्रयास करेंगे, वरना चुनाव आते ही झूठे वादे करने की ऐसी, क्योंकि कुछ लोगों को पता है सत्ता में आने वाले नहीं है, तो ये भी दो, वो भी दे दो, फलाना दे दो, ऐसा करते रहते हैं।